कामासूत्रा टले ऑफ लव 1996 में रिलीज हुई एक मास्टरपीस फिल्म है जिसमें वासना में डूबे एक राजा की कहानी दिखाई गई है कि राजा किस कदर वासना की आग में अंधा हो जाता है और अपने राजकाज के सभी कामकाज को भूलकर एक दासी से मोहब्बत करने लगता है और फिर राजा का मोहब्बत में क्या अंजाम होता है, इसे देखने के लिए हमारे साथ बनी रहिए। कहानी 16वीं शताब्दी से शुरू होती है जहाँ पर कामासूत्रा गुरु रहस्य देवी लड़कियों को कामासूत्रा का पाठ पढ़ा रही होती है कि कामासूत्रा मर्द और औरत के आपसी संबंधों को रंगी बनाने की किताब है जिसमें औरत अपने जिस्मानी अंगों का उपयोग करके आदमी को अपना दीवाना बना सकती है जिसके बाद वो आपका मुरीद हो जाएगा। और वही महल की छत पर दो छोटी लड़कियों को नृत्य करते हुए दिखाया जाता है जिसमें एक राजकुमारी तारा होती है, दूसरी कणिका की बेटी माया, और इसी के साथ ही दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। जहाँ पर राजा माया के नृत्य से खुश होकर पहली बार माया को नए कपड़े देता है। नए कपड़े मिलने पर माया बहुत खुश होती है क्योंकि आज से पहले माया को तारा की उतरन पहननी पड़ती थी। जब माया अपने नए कपड़े पहनकर खुश हो रही होती है तब तारा माया से कहती है कि इन कपड़ों को अपनी शादी में पहन लेना, और वहाँ से जाते हुए कहती है कि उसकी शादी राजा राज सिंह से होगी और वो एक रानी बनेगी। इस बात से माया को बहुत दुख होता है पर वो तारा को कुछ नहीं कह पाती। और फिर इसके कुछ दिन बाद राजकुमारी तारा की बारात आती है। जब राजा राज सिंह तारा को देखने आते हैं तो उनकी निगाह माया पर पड़ती है तो वो माया को देखते ही जाते हैं। इस बात से राजकुमारी तारा को गुस्सा आ जाता है। वो इशारे में माया को अपने पास बुलाकर उसके मुंह पर थूक वहाँ से भगा देती है। माया को इस सब से बहुत दुख होता है पर वो कर भी क्या सकती थी। वो ठहरी एक कणिका की बेटी और तारा ठहरी एक राजा की बेटी। इसके बाद रात होती है और मिठाई बांटने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है जहाँ पर माया सभी लोगों को अपने हाथों से मिठाई बांट रही होती है और आखिर में मिठाई बांटती हुई माया राजा राज सिंह के टेंट में जा पहुँचती है। ये सब नजारा राजकुमारी तारा का भाई विक्रम देख रहा होता है जो माया से बचपन से दिली मोहब्बत करता था। राजा राज सिंह माया को देखते ही खुश हो जाता है। वो माया को अपने साथ हम बिस्तरी होने को कहता है। माया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती पर राजा राज सिंह माया की खामोशी से सब कुछ समझ जाता है जिसके बाद राजा राज सिंह माया के साथ हम बिस्तरी करता है। असल में माया का राजा राज सिंह के साथ हम बिस्तरी करने का कोई इरादा नहीं था पर यह राजकुमारी तारा से बदला लेने का एकमात्र रास्ता था। अगली सुबह तारा की विदाई होती है जहाँ पर सभी लोग रो रहे होते हैं। तारा माया को फिर से नए कपड़े देती है। माया तारा के कान में कहती है जैसे मैंने आज तक तुम्हारी उतरन पहनी, आज के बाद वैसे ही तुम भी सारी जिंदगी मेरी उतरन पहनोगी। पर तारा माया की इस बात का कोई जवाब नहीं देती। इसी समय तारा का भाई विक्रम ये जानते हुए भी कि माया राजा राज सिंह के साथ रात गुजार चुकी है वो फिर भी अपनी माँ से माया के साथ शादी करने को कहता है। बारात की विदाई के बाद माया की दाई माँ माया से कहती है कि विक्रम तुमसे मोहब्बत करता है, वो बहुत ही जल्दी एक राजा बनेगा और तुम एक रानी बनोगी। माया कहती है कि वो रानी नहीं वो एक नौकरानी बनेगी और वो विक्रम से शादी हरगिज नहीं करेगी। वो अपने मन से अपनी जिंदगी जीना चाहती है। उधर जब विक्रम को माया की उससे ना शादी करने की बात पता चलती है तो विक्रम गुस्सा हो जाता है। वो अपनी माँ को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर माया ने राजा राज सिंह के साथ रात गुजारी थी। विक्रम अपनी माँ को बेड पर पड़ा माया का वही लाल सुर्ख कपड़ा भी दिखाता है जिसके बाद विक्रम की माँ माया को मारती पीटती हुई महल से बाहर निकाल देती है। माया इस पर बहुत आंसू बहाती है पर उसकी कौन सुनने वाला था। माया की दाई माँ रोती हुई माया से कहती है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय जाने के और तुम जहाँ भी रहोगी उसकी दुआ सदा तुम्हारे साथ रहेगी। महल की छत से रोता हुआ विक्रम माया के घुंघरू फेंकता हुआ कहता है कि इन्हें भी अपने साथ ले जा। उधर महल में राजकुमारी तारा की सुहाग रात का कार्यक्रम शुरू हो जाता है जहाँ पर कुछ औरतें जिसमें एक राजा राज सिंह की माँ भी होती है जो तारा को सफेद कपड़े के फायदे बता रही होती है कि जैसे राज सिंह तुम्हें दर्द दे वैसे इस कपड़े को अपने पिछवाड़े के नीचे रख लेना। तभी राजा राज सिंह वहाँ आ जाता है। राज सिंह को देखते ही सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। औरतों के जाने के बाद ही राजा राज सिंह तारा के साथ हम बिस्तरी करने की कोशिश करता है जिससे तारा को बहुत ही दर्द होता है। वो राज सिंह को अपने ऊपर से हटा देती है जिसकी वजह से राज सिंह तारा पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो तारा से कहता है क्या किसी ने तुम्हें सुहागरात के बारे में नहीं बताया कि अपने आदमी से कैसे पेश आते हैं। पर तारा दर्द के मारे करा रही होती है। इसी वजह से वो राज सिंह की बात का कोई जवाब नहीं देती जिसके बाद राजा राज सिंह गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उधर माया दर बदर की ठोकर खाती हुई एक मंदिर में अपनी रात गुजारती है। सुबह होते ही उसे जय कुमार नाम का एक नौजवान मिलता है जो अपने आप को मूर्तियों का शिल्पकार बताता है। वो माया को अपने साथ ले जाकर अपनी बनाई हुई एक मूर्ति को दिखाता हुआ कहता है कि ये मूर्ति राजा के लिए बनाई जा रही है। और फिर बातों ही बातों में जय कुमार माया के घर के रहने का पता पूछता है पर इसका माया कोई जवाब नहीं देती। जय कुमार माया की खामोशी से समझ जाता है कि माया के पास कोई घर नहीं है, वो अकेली दर बदर भटक रही है। जय कुमार को माया के भोलेपन से कहीं ना कहीं हमदर्दी हो जाती है, उससे प्यार हो जाता है। वो माया को रहने के लिए
लिए एक जगह बताता हुआ कहता है कि एक कामासूत्रा गुरु रस्सा देवी है जो लड़कियों को कामासूत्रा का पाठ पढ़ाती है, जो बहुत ही अच्छी औरत है, वहाँ पर तुम रह सकती हो। इसके बाद जय कुमार माया को रस्सा देवी के आश्रम में ले जाता है। रस्सा देवी माया का बड़े ही आदर से स्वागत करती है। रात होने पर माया रस्सा देवी को बताती है कि उसने राजकुमारी तारा से किस तरह उसके पति राजा राज सिंह के साथ सोकर बदला लिया और राजाओं में कोई शर्मो है नाम की कोई चीज नहीं होती। रस्सा देवी कहती है कि राजा सदा से ही अय्यास और बेशरम रहे हैं और फिर इसी तरह से आश्रम में रहकर माया के दिन गुजरने लगे। माया और जय कुमार की नजदीकी आपस में बढ़ने लगी। माया जय कुमार से मोहब्बत करने लगी और जय कुमार माया से। और फिर एक दिन जय कुमार माया के हूबहू उसकी एक मूर्ति बनाता है जो माया की तरह बहुत ही खूबसूरत होती है। माया जय कुमार के साथ अपना घर बसाना चाहती थी, वो उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो एक दिन जय कुमार को अपना हाल दिल सुना देती है। पर जय कुमार माया को ये कहकर ठुकरा देता है कि उसे सदा से अकेला ही रहना पसंद था, वो अपने साथ किसी को नहीं रख सकता। इस बात से माया का दिल टूट जाता है। वो जय कुमार से कहती है कि मोहब्बत की शुरुआत तुमने की थी ना कि मैंने। जब अब सब कुछ ठीक है तो तुम मुझे ठुकरा रहे हो और तुम्हें एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। इसके बाद माया आश्रम पहुंचकर भारी मन से रस्सा देवी को अपनी बात बताती है। रस्सा देवी कहती है कि कई बार हम जैसा देखते हैं वैसा नहीं होता। फिर माया कहती है कि वो कामासूत्रा सीखना चाहती है, वो उस कामासूत्रा को अपने प्रेमी पर ना उतार पाई तो गैर पर ही सही। इसके बाद रस्सा देवी माया को कामासूत्रा का संपूर्ण ज्ञान देती है। उधर राजा राज सिंह को जय कुमार की बनाई हुई मूर्ति बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। वो जय कुमार से कहता है कि उस लड़की का नाम बताओ जिसे देखकर तुमने ये मूर्ति बनाई। जय कुमार राजा को बताता है कि ये बहुत पहले उसकी प्रेमिका हुआ करती थी, पर अब वो कहाँ है उसे नहीं पता। राजा राज सिंह जय कुमार की बनाई हुई मूर्ति से इतना ज्यादा खुश हो जाता है, वह अपने वजीर को हुक्म देता है कि जय कुमार को सोने के सिक्कों से तोल दिया जाए और माया को ढूंढने के लिए पूरे राज्य में अपने आदमी लगा दिए जाएं। जय कुमार अब पैसे वाला हो चुका था। वो एक बार फिर से माया के लिए रस्सा देवी के आश्रम पहुंचता है, मगर रस्सा देवी जय कुमार को ये कहकर लुटा देती है कि अब तुम्हें माया का इंतजार करना होगा और अपने किए की सजा भुगतनी होगी। उधर राजा राज सिंह के आदमी पूरे राज्य में ढोल और नक्काड़े बजाते हुए माया को ढूंढ रहे होते हैं और आखिर में रस्सा देवी का आश्रम पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें माया मिल जाती है। महल में राजा राज सिंह की बॉडी मसाज चल रही होती है। वजीर राजा राज सिंह के पास आकर कहता है कि हुजूर आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। राजा कहता है कि आज नहीं। राजा राज सिंह पूरी तरह से वासना में डूब चुका था, उसे दरबार के कामकाज की कोई परवाह नहीं थी सिवाय वासना के, मगर फिर भी वजीर अपनी बात पर जोर देता हुआ कहता है कि साहिब बहुत ही जरूरी बात करनी है शाह को लेकर। राजा राज सिंह कहता है कि वजीरों का काम दरबार का कामकाज संभालने का होता है और राजाओं का काम खूबसूरत हसीनाओं के साथ खेलने का। और यह कहकर राजा राज सिंह वहाँ से चला जाता है। माया को राजा राज सिंह के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार किया जाता है। तारा माया से कहती है कि तुम मेरे पति के लायक नहीं हो, तो माया कहती है ये तो अपने पति राजा से पूछो, वो मुझे पागलों की तरह क्यों ढूंढवा रहे थे जब मैं उनके लायक ही नहीं थी। इसके बाद माया को राजा राज सिंह के कक्ष में ले जाया जाता है। तारा अपनी सासू माँ को पकड़कर रो रही होती है तो उसकी सासू माँ उससे कहती है, तारा ये तो राजाओं की पुरानी परंपरा है, जैसे मेरी सुहागरात रस्सा देवी ने बनाई, और तुम रो मत, ऐसी हजारों कनिकाएं महल में आती जाती रहेंगी पर तुम सदा एक रानी बनकर ही रहोगी। और फिर माया राजा राज सिंह के कक्ष में पहुंच जाती है। वो राजा राज सिंह को अपनी बातों से और अपने जिस्मानी अंगों से अपना दीवाना बना लेती है। कुछ समय के बाद राजा राज सिंह जय कुमार को माया की मूर्ति बनाने के लिए बुलाता है। इस तरह फिर से जय कुमार की माया से मुलाकात हो जाती है। फिर रात में जय कुमार माया के पास आकर अपनी गलती की क्षमा मांगता है। माया कहती है कि वो अब राजा की हो चुकी है और शायद यही अब उसका मुकद्दर है। जय कुमार कहता है कि मुकद्दर तो उसका खराब है माया, मैं कुछ समझ नहीं पाया, जो मन में आया वो कह दिया, मुझसे भूल हो गई माया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और फिर इसी कसमे कसमे माया के दिल में जय कुमार के लिए एक बार फिर से मोहब्बत जाग जाती है। अगली सुबह बैद जी को कपड़े में लपेट कर महल में लाया जाता है, जहाँ पर तारा की सासू माँ बैद जी से कहती है कि बैद जी हमें लगता है तारा पर किसी भूत या चुड़ैल का साया है, इसलिए तारा की बार बार तबीयत खराब होती है, जरा चेक करके बताओ तो सही माजरा क्या है। बैद जी कपड़े में हाथ डालते हैं और बैद जी की फटकर हाथ में आ जाती है। बैद जी अपनी इज्जत बचाते हुए तारा की सासू माँ के कान में कहते हैं कि बहू को संभोग वाला भूत है और कुछ नहीं। तारा की सासू माँ तुरंत बैद जी को वहाँ से विदा करती है और अपने बेटे राज सिंह से कहती है कि तुम अपनी औरत को संभाल नहीं पा रहे हो तो रंडियों के साथ तुम क्या करते होंगे। सुना है शाह और तारा का भाई विक्रम तुम्हारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और तुम बस इन रंडियों में लगे रहो। राज सिंह कहता है कि वो लुटेरा शाह और वो कुबड़ा विक्रम मेरा क्या कर लेगा। राज सिंह की माँ कहती है कि चिंगारी छोटी सी होती है पर पूरे शहर को जलाकर राख कर देती है, ये मत भूलो। इसके बाद से राजा राज सिंह का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। वो अपने साले विक्रम को अपने घर बुलाकर
कर उसके कुबड़े होने का मजाक बनाकर उसकी बेइज्जती कर देता है, जिसकी वजह से विक्रम लुटेरे शाह को दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए एक चिट्ठी लिखता है और उधर जय कुमार और माया की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। इस बात का शक राजा राज सिंह को माया के पास जाकर होने लगता है, क्योंकि माया का राजा राज सिंह को लेकर अब बर्ताव भी बदल चुका था। इसी वजह से राजा राज सिंह अपने आदमियों को माया के पीछे लगा देता है और फिर एक दिन जय कुमार और माया को एक साथ रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। राजा राज सिंह सजा के तौर पर जय कुमार को तपती गर्मी में पत्थरों की घाटी में भेज देता है, जहाँ पर आदमी प्यास के मारे ही मर जाए। और कहानी का आखिर होते होते तारा और माया एक दूसरे की हमदर्द दोस्त बन जाती हैं। तारा माया से कहती है कि कल जय कुमार का कत्ल किया जाएगा, मैं उसे बचा तो नहीं सकती पर मैं तुम्हारी उससे एक बार मुलाकात जरूर करा सकती हूँ। और फिर बैत के कपड़ों में ढककर माया को महल से बाहर निकाल दिया जाता है। माया पत्थरों की घाटी में पहुंचकर जय कुमार से मिलती है, जिसे लोहे की बेड़ियों में बांधा हुआ होता है। माया जय कुमार के पास जाकर बहुत रोती है, पर जो किस्मत में लिखा है उसे कैसे मिटाया जा सकता है। माया जय कुमार से कहती है कि जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं इस रूप रंगत का क्या करूंगी। और फिर माया एक पत्थर से अपने सभी बालों को काट देती है। माया महल में पहुंचकर राजा राज सिंह के पास जाती है और देखती है कि राजा राज सिंह उसके लिए कितना पागल और दीवाना हो चुका है। राज सिंह माया के कटे हुए बालों को देखकर कहता है कि वो उसे ऐसे भी प्यार मोहब्बत करता रहेगा, बस तुम उसकी नजरों के सामने रहो। माया राज सिंह से कहती है कि साहिब जय कुमार की जान बख्श दीजिए। राज सिंह कहता है कि वो उसकी जान बख्श देगा पर तुम्हें उसे भूलना होगा। माया कहती है वो उसे भूल जाएगी। राज सिंह कहता है तो खाओ अपनी माँ की कसम। माया अपनी माँ की कसम भी खा लेती है, पर जिसे सच्ची मोहब्बत हो गई हो उसे कैसे बुलाया जा सकता है। राज सिंह माया के पास जाते ही जान जाता है कि माया कभी भी राज सिंह को नहीं भुला सकती। अगले दिन जय कुमार को घसीटते हुए लाया जाता है और पत्थरों के टुकड़ों पर रखकर एक हाथी से उसकी मृत्यु करवा दी जाती है। ये नजारा सारा राज्य देख रहा होता है और उसी वक्त तारा का भाई विक्रम अपनी सेना को लेकर राजा राज सिंह के महल पर आक्रमण कर देता है। और कहानी के आखिर में माया सारी दुनिया को पीछे छोड़कर एक धूल की आंधी में कहीं गुम हो जाती है और यहीं पर आकर ही फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है।